हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे आप लोगों का। और हम लोग इतिहास जो प्राचीन भारत पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आज हम लोग वैदिक पीरियड शुरू करेंगे। चूँकि हड़प्पा तक की पढ़ाई हमारी हो चुकी थी और मेगालिथिक पीरियड हम उसमें पढ़ चुके थे, और आगे का जो है वैदिक पीरियड नया टॉपिक है और इसको हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इससे किस प्रकार के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं। चलिए हम लोग इससे समझते हैं कि वैदिक पीरियड कब से शुरू माना जाता है भारत में, उसको हम लोग पहले देखें। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। उसमें है पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल उस दौर को कहते हैं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल का मतलब यहाँ ये है कि इस काल में एकमात्र जो वैदिक साहित्य रचा गया ऋग्वेद ही रचा गया था, और उत्तर वैदिक काल में अन्य वैदिक साहित्य की रचना हुई। तो वैदिक साहित्य आपसे पूछे कि कौन कौन है, तो उस पे भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। पहले हम लोग इसमें सामान्य अंतर समझें कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या आखिर अंतर है। आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है, तो आप बताएंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक काल बोला जाता है। और इसी वैदिक काल को इस प्रकार समझिए कि वैदिक काल जो है लगभग 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है, और इसी वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। तो इसको कैसे दो भाग में बांटा गया है, तो पहला हो गया आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। तो पहला जो ऋग्वैदिक काल है हमारा वो कब, ये देखिए इस तरह से आपको हम समझाते हैं। ये हो गया पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। तो आखिर मान लीजिए कि ऋग्वैदिक काल इसमें 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के टोटल काल में कब तक ऋग्वैदिक काल, तो यानी 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। तो चलिए इसमें समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर है, इसको समझ लें कॉलम के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले वैदिक आर्य भारत जब आए, आप कोई भी दौर देखिएगा, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वहाँ पहले अर्धघुमंतु रूप में वो रहता है। तो ठीक वैसे ही वैदिक पीरियड में ये जो लोग आर्य लोग आए भारत, ये भी भारतीय नहीं थे, ये भारत विदेशों से आए। और कहाँ से आए, इससे संबंधित जो भी इतिहासकार या विद्वानों की मत है उस पर भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अभी तत्काल इसमें समझें हम लोग कि ये लोग बाहर से आए और ये जब भारत आए तो इनका जीवन क्या था, अर्धघुमंतु जीवन था। ये मतलब व्यवस्थित तौर पर जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। लेकिन जब 1000 यानी देखिए 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक तो ये काल था। तो 1000 ईस्वी पूर्व मतलब 500 साल जब यहाँ पे ये बिता दिए, तो उसके बाद इनका जीवन जो है व्यवस्थित तौर पर होने लगा। ये खेती भी करने लगे और अस्थाई जीवन जीने लगे। यानी देखिए, इस समय पशुपालक का दौर था, पशुपालन इनका मुख्य पेशा था, पशुपालन। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आरंभिक वैदिक जो आर्य थे उनका पेशा क्या था, पशुपालन था। और इस दौर में पशुपालन प्लस कृषि, ये दोनों ही कार्य आरंभ हो गया। ये दोनों कब, उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में इनका अस्थाई जीवन आरंभ हो गया। और प्रारंभ में ये तो केवल कंदमूल को मतलब यहाँ वहाँ से प्राप्त करते थे और उसी पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये हो गया पहला इनका अंतर। दूसरा हम लोग समझते हैं इसमें, दूसरा ये कि इस दौर में जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनका बसाव मतलब क्षेत्र कहाँ कहाँ ये रह रहे थे, इसको भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि भारत का एक मैप यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक रफ आइडिया हम लोग बना लें। ये मान लीजिए ये एक रफ मैप समझिए। देखिए, प्रारंभ में ये लोग कहाँ कहाँ रहे, तो प्रारंभ में ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात,
गुजरात नहीं, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में इनका जमाव था। और बाद में ये लोग जैसे देखिए पंजाब हुए, कश्मीर हुए, राजस्थान हुए और दिल्ली तक ये आ गए थे पहले। और बाद में इनका विस्तार जो होता है वो देखिए पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक। यानी अब इसको यहाँ पे समझिएगा तो देखिए ये आरंभ में इनका जो फैलाव था ये बस इन क्षेत्रों में था। यहाँ से इस तरीके से, इस तरह आप मान सकते हैं, ये लगभग ये गुजरात को भी नहीं टच करते थे। यानी गुजरात को भी अगर काट दें तो ये लगभग यहाँ तक ही सीमित थे। और बाद में इनका फैलाव जो हुआ ये आगे बढ़ते हुए हरियाणा को लेते हुए ये उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे करके इन क्षेत्रों तक भी फैल गए। यानी इनका विस्तार यहाँ से पूरा इन एरियाज में हो गया भारत में। और इधर पाकिस्तान वाले एरिया में तो था ही, तो इस तरह से इनका उत्तर वैदिक में हो गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे इनका विस्तार था। तो ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले पंजाब, कश्मीर, फिर राजस्थान और फिर देखिएगा आप दिल्ली तक। और बाद में इनका कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, वो 3-4 जगह तो था ही। उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 जगह ऐड हो गया इसमें। इन क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। और साहित्य में कैसे चर्चा है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस साहित्य में इसके बारे में चर्चा मिलती है कि इनका विस्तार इधर हुआ, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और इसमें और चीज़ देखिए आप अगले इसमें अंतर पर, तो ये लोग कबीलाई जीवन पहले जीते थे, ये जन में रहते थे। इसको एक जन प्रशासनिक इकाई था, कबीले के लोग ही जन में रहते थे। जो आगे राजनीतिक स्थिति जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में ये आएगा। तो कबीले और जन में ये रहते थे, लेकिन यहाँ पे अब जन के अलावे ये जनपद में भी रहने लगे। और इसी के बाद देखिएगा महाजनपद हुआ और फिर साम्राज्य का दौर होता है। तो मतलब ये क्रम है, पहले कबीले या जन में ये लोग रहे, फिर ये जनपद में रहे, और फिर देखिएगा बाद में हम लोग महाजनपद 16 महाजनपद पढ़ेंगे। और फिर मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्यों की अस्तित्व भारत में आएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। इस समय का एकमात्र साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद ही है। और इस दौर में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावे इस दौर का महत्वपूर्ण साहित्य 3 वेद। कौन कौन ऋग्वेद के अलावे वेद हैं? तो यजुर्वेद, उसके बाद देखिएगा आप सामवेद, अथर्ववेद। और फिर अथर्ववेद। ये 3 अन्य वेद की रचना इस दौर में हुई उत्तर वैदिक काल में। इसके अतिरिक्त इस दौर में आप देख पाएंगे कि जो है प्रारंभिक उपनिषद 13 उपनिषद की रचना हुई, आरण्य की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इन सभी ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे और वो समझ में भी आगे ही आपको आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पहले डिफरेंस दोनों का देख रहे थे कि आखिर देखिए सबसे पहले तो हम इसमें ये बताए वैदिक काल कब से कब तक 1500 से 1600 ईस्वी पूर्व तक को वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल कब? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ये लोग क्या थे? अर्धघुमंतु जीवन जी रहे थे, यानी व्यवस्थित जीवन इनका नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये अस्थायी जीवन जीने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन इनका पेशा हो गया। और यहाँ ऋग्वैदिक काल में केवल पशुपालन ये लोग करते थे। दूसरी इसमें विशेषता ये हम लोग देखें कि इस दौर के लोग ऋग्वैदिक काल में जो है ये लोग आर्य लोग पंजाब हुआ, कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली तक सीमित हो गए। यहीं तक इनका क्षेत्र फैलाव था। और पंजाब इसके अलावे उत्तर वैदिक में पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली के अलावे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तरी बिहार तक ये लोग आ गए। उसके अलावे इस दौर में ये कबीले और जन में रहते थे। और इस दौर में ये जन के अलावे जनपद में भी उत्तर वैदिक काल में ये लोग रहने लगे। इस काल में एकमात्र साहित्य जो है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद है। और इस दौर में उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद अलग। और उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी ग्रंथ इस दौर के हैं। किसके? तो उत्तर वैदिक काल के। अब आइए आगे इसमें और देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अब देखते हैं। ये तो हम लोग इन दोनों के डिफरेंस को समझे कि आखिर उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं किसे। अब इसमें महत्वपूर्ण जो होता है वैदिक कालीन साहित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर साहित्य से सवाल रहे तो ऐसा नहीं है कि आप
किसी को स्किप करके चले जाइएगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि साहित्य में सवाल जब भी रहता है वो थोड़ा डीप रहता है और उसको हम लोग समझेंगे भी। पहले आज तो हम लोग ऋग्वैदिक साहित्य का ही आज हम लोग चर्चाएं करेंगे, उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे, उससे संबंधित सूक्त क्या क्या है उसको देख लेंगे। फिर अगले दिन ये ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और फिर सामवेद अथर्ववेद साहित्य की चर्चा हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। तो पहले ऋग्वैदिक साहित्य में हम लोग देखते हैं इसका काल, रचना काल कब है ये तो हम बता भी दिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को है ऋग्वैदिक काल की रचना काल को माना जाता है। इसकी भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। देखिए आज की संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृत है, लेकिन इस समय ऋग्वैदिक काल में जो संस्कृत चलती थी या वैदिक काल में जो संस्कृत चलती थी उसकी भाषा अलग थी, वो क्लिष्ट थी। यानी वो आज की तरह सरल नहीं थी, वो कठिन था। और आज की भाषा जो है संस्कृत वो अब थोड़ा आसान हो गया उस दौर के मुकाबले। तो चलिए, ऋग्वेद जो है पद में है, इसे वेद त्रयी में भी शामिल किया गया है। तो देखिए वेद त्रयी में उसी वेद को शामिल किया गया जो या तो गद्य में हो या पद में हो या फिर गीतात्मक, उनकी शैली यही तीन हो तो फिर उसे वेद त्रयी में शामिल किया जाता है। अगर आपको ध्यान में रखना ये है कि 3 वेद ऐसे हैं जिनको वेद त्रयी में शामिल किया गया और एक वेद है जिनको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो आपसे पूछेगा सवाल कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है तो अथर्ववेद जो कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है, उनको याद रखिएगा। बाकी तीनों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये वेद त्रयी में शामिल हैं। तो चलिए, इसके विशेषज्ञ को होता या होत्री कहा जाता है। होता या होत्री कहा जाता है जो इसके पंडित होते थे, जो इसकी मतलब जानकारी रखते थे, उसको होता या होत्री जैसी उपाधियां दी जाती थी। ये वेद जो है अग्नि को समर्पित है। इसमें कुल शब्दों की संख्या, ये सब आखिर पूछेगा नहीं लेकिन जान लीजिए, 1,53,826 शब्द हैं। 10,461 या 10,552 इसमें कुल मंत्र की संख्या है। ये दोनों आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना अंदर का। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, इसको याद रखिएगा। 11 बालखिल्य हैं, ये भी याद आपको रखना होगा। इसमें 10 मंडल हैं। अब देखिए ऋग्वेद में जो मंडल हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग से ये सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आपसे बनेगा नहीं। और फिर कभी पूछ देगा किस मंडल में दशरागी युद्ध की चर्चा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चर्चाएँ भी कर लेते हैं, इसको कॉलम वाइज हम लोग पढ़ लेंगे आसान से शब्दों में। देखिए प्रथम मंडल जो है ये 10 मंडल की ऋग्वेद में है। उसमें पहला मंडल जो है उसमें 20 राजाओं के युद्धों की चर्चा मिलती है। बाकी और इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से इसको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। दूसरा मंडल जो है गृहसंबद्ध ऋषि का है, और ये गृहसंबद्ध संसार के पहले अभियंता, इंजीनियर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर पहले इंजीनियर थे। कौन? गृहसंबद्ध ऋषि। तो इनको याद रखिएगा, गृहसंबद्ध ऋषि दूसरे मंडल से संबंधित हैं और ये संसार के पहले अभियंता यानी इंजीनियर थे। तो इसे आप याद रखें। इसके इतर आप देखिए तीसरा मंडल जो है ये विश्वामित्र से संबंधित है। विश्वामित्र ऋषि इससे संबंधित है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस में है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप बता दीजिएगा तीसरे मंडल में है। अगर आपसे पूछे तीसरे मंडल से संबंधित कौन ऋषि हैं, तो विश्वामित्र आप याद रखिएगा। और गायत्री मंडल जो है, गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवी को समर्पित है, यानी सविता, उसी को बोला जाता है, सविता देवी को समर्पित है, सावित्री देवी को। ये तो तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। चतुर्थ मंडल जो है वामदेव की जो ऋषि हैं इनसे संबंधित है, और इसी में कृषि के बारे में चर्चा मिलती है। तो इसमें जो है चर्चा ये है कि वामदेव जो है कृषि से संबंधित जो है इनकी दुख भरी कहानियों की चर्चा इसमें दी गई है चतुर्थ मंडल में। पांचवा मंडल में केवल याद रखिएगा अत्रि ऋषि से, और छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि से। बस इसमें और कुछ फैक्ट नहीं है, इसको ध्यान में केवल रखना होगा। सातवां मंडल जो है ये महत्वपूर्ण है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित, इनको भी याद रखना होगा। और ये दशरागी युद्ध की चर्चा पहली बार 7वां मंडल में। आप देखिएगा दशरागी युद्ध 10 राजाओं और सुदास जो हैं भरत जन के, उनके साथ हुआ था।
इसको हम लोग बाद में राजनीति की स्थिति में इसकी पढ़ाएंगे। तो आपको बताएंगे कि ये रावी नदी के तट पर, जिसको पुरुषनी नदी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया ये युद्ध था और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। 7वां मंडल में आपको इतना ही याद रखना है कि दशरागी युद्ध की चर्चा कहाँ है, तो 7वें मंडल में। 8वां मंडल जो है वो कान्व ऋषि के से संबंधित है। तो इस मंडल में क्या आपको याद रखना है, कान्व ऋषि से संबंधित ये 8वां मंडल है। इसमें महिला विदुषियों की चर्चा है, जैसे अपला हुआ, घोषा हुआ, विश्वतारा हुआ, लोपामुद्रा हुआ, इन सभी की चर्चाएं इसी में है 8वें मंडल में। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। इसको भी याद रखिएगा कि 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और इसी मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति का विभाजन, यानी किसी कर्म के, मतलब ये जाति का विभाजन किसी और वजह से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर, उसके यानी आप जो कर रहे हैं उस आधार पर अभी तक होता था। यानी वर्ण व्यवस्था इस समय नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं था। कब? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम बताएंगे कि कैसे कैसे जाति व्यवस्था उभर के आई, वर्ण व्यवस्था उभर के आया, तो वो उत्तर वैदिक काल की चर्चाएं होंगी वहाँ पे। लेकिन इससे यही समझिए कि इसमें सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है और इसी में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। तो ये किस में चर्चा है? तो 9वां मंडल में है। इसको 1-2 बार देखिएगा तो याद रहेगा आपको। 10वां मंडल ये किसी ऋषि से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित कई एक सूक्त हैं, मतलब कई एक सूक्तों की चर्चा ऋग्वेद में इसी से संबंधित है और जिसको हम लोगों को पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है भी। तो चलिए हम लोग कुछ सूक्त की चर्चा करेंगे। अब 10वें मंडल से संबंधित जो भी सूक्त होंगे उसकी चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, 2 से 7वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल था, जिसको परिवार मंडल, जिसको फैमिली बुक भी बोला जाता था और वंश मंडल भी बोला जाता था, फैमिली बुक भी बोला जाता था। इसको याद रखिएगा 2 से 7वें मंडल को। और सबसे बड़ा मंडल आपसे पूछे कि कौन मंडल था, तो वो 10वां मंडल था। अंतिम मंडल सबसे बड़ा मंडल था, तो इसको भी याद आप लोग रखिएगा। चलिए, ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं तो उसको देख लें। विवाह सूक्त एक है, विवाह सूक्त। विवाह सूक्त में पुरुमित्रा और विभेद के बीच प्रेम विवाह की चर्चा है, मतलब विवाह से संबंधित है। तो आपको याद यही रखना है, पुरुमित्रा और विभेद के प्रेम विवाह की चर्चा कहाँ है, तो विवाह सूक्त में। सूर्य सूक्त में ये याद, एक स्टेटमेंट इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, एक कन्या घर की धरोहर के साथ साथ विनाश की संभावनाओं से युक्त अपरिचिता भी होती है। यानी एक महिला जो है, ये एक कन्या लड़की जो है, वो घर की धरोहर तो होती है, साथ में विनाश का एक कारण भी होती है। ये किस में चर्चा है, तो सूर्य सूक्त में इसकी चर्चा है। ये स्टेटमेंट कई एक बार पूछा गया, इसीलिए इसको याद रखिएगा। मांडुकी सूक्त जो है, ये शिक्षा से संबंधित जानकारी हमको मांडुकी सूक्त में मिलती है। वाक सूक्त जो है, इसमें रस, छंद, अलंकार की चर्चा है। ये सूक्त किसको संबंधित है, तो वाक देवी को संबंधित है, वाक देवी को संबंधित ये समर्पित ये सूक्त है। इसमें रस, छंद, अलंकार की चर्चा है। पुरुष सूक्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है, इसको स्टार मार के याद रखिएगा। इसी में सबसे पहले शूद्र शब्द की चर्चा कहीं हुई है, तो पुरुष सूक्त में हुई है शूद्र शब्द की चर्चा। और इसी में सबसे पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की चर्चा इसी में हुई है। इसी में कहा गया है, एक विराट मानव के मुख से ये जो ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उसके बाद क्षत्रिय के बारे में बताया गया कि उसके भुजा से क्षत्रिय, उसके जंघा से बताया गया वैश्य का, और उसके पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। तो ये किस में चर्चा है, आपको यही याद रखना है, तो पुरुष सूक्त में। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखें, और क्या है, नदी सूक्त। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। हम उन्हीं सूक्त की इसमें चर्चा किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित सवाल आए हैं या आने वाले होंगे, तो उसी सूक्त को हम लिखे भी हैं। बाकी और भी सूक्त हैं जिसकी चर्चाएं हम नहीं की हैं, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इन सभी से सवाल लगातार आए हैं और आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आप इन्हें देखिए या याद कर लीजिए इसे। तो नदी सूक्त जो है, 19 नदियों की चर्चा, नदी मतलब जान ही रहे, इसमें नदी की ही चर्चा होगी। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसमें गंगा की 2 बार चर्चा है और यमुना की 3 बार।
तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और ये 19 नदियों की चर्चा इस नदी सूक्त में की गई है। संवाद सूक्त ये भारतीय नाटक का, यानी संवाद के माध्यम से जो नाटक होता है, आप देखिएगा उसमें संवाद होता है एक दूसरे से, तो इसका जो उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, इसी संवाद सूक्त को माना जाता है। उसके बाद आप देखिएगा, संवाद मतलब प्राचीनतम नाटक की उत्पत्ति का प्रमाण कहाँ से मिलता है या साक्ष्य किससे मिलता है, तो वो संवाद सूक्त से, यही आप याद रखिएगा। इसमें पुरूरवा और उर्वशी संवाद, ये एक संवाद था जो पुरूरवा और उर्वशी के बीच हुआ था। तो इसमें कालिदास की एक बात याद रखिएगा, कालिदास का विक्रमोवंशीय, एक बुक का नाम है विक्रमोवंशीय, ये इसी पे आधारित है। आपसे पूछेगा कि कालिदास की कौन सी रचना पुरूरवा उर्वशी संवाद पर आधारित है, तो आप विक्रमोवंशीय एक नाटक है उनकी, वो इसी पे आधारित है। तो किस पे? पुरूरवा उर्वशी संवाद पे। तो ये याद रखिएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त, इस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित जानकारी मिलती है, और ये विष्णु देवता से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित हिरण्यगर्भ सूक्त है। तो ये भी याद आपको रखना होगा। चलिए, महत्वपूर्ण सूक्त की हम लोग चर्चा कर लिए। ऋग्वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण हैं, ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक है और कुछ उपनिषद हैं। देखिए, ये इन सभी की चर्चा अलग से करनी होगी हमें, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसकी चर्चा की है। देखिए, वैदिक साहित्य में आपको वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 तरह के साहित्य को पढ़ना पड़ता है। तो जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद पढ़िएगा तो ये 4 वेद आपको पढ़ना होगा। और उसमें हम पहला वेद आपको के साहित्य की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि उसमें सूक्त क्या था, मंडल कितने थे, या और भी जो उसमें फैक्ट थे उसकी चर्चा हम की है ऋग्वेद की। फिर यजुर्वेद की हम चर्चा करेंगे, फिर सामवेद की, तो फिर अथर्ववेद की। और उसके बाद हम बताएंगे वैदिक साहित्य का दूसरा क्रम होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण मतलब ये किसी जाति को मत समझिएगा, ये ग्रंथ था ब्राह्मण। तो उसमें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ फैक्ट होंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उससे आरण्यक, आरण्यक से संबंधित कुछ फैक्ट नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन हाँ, आरण्यक को भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उपनिषद, जैसे मुंडको उपनिषद आप सुनते होंगे, मांडुक्य उपनिषद सुनते होंगे, ईशोपनिषद सुनते होंगे, बृहदारण्यक उपनिषद सुनते होंगे। इन सभी की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। ज्वालोपनिषद सुनते होंगे, तो इन सब की चर्चा वहाँ पे होगी। तो सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट है। और आपसे यही पूछा जाता है कौन से वेद से संबंधित कौन ब्राह्मण है, कौन से वेद से संबंधित कौन आरण्यक है, और कौन से वेद से संबंधित कौन उपनिषद है। इनके बारे में आपसे लगातार पूछा जाता है। तो इसीलिए हम ऋग्वेद जब पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम इससे संबंधित उपनिषद, वेद, आरण्यक जो भी है उसकी हम लोग चर्चा यहीं पे कर देंगे, ताकि एक स्लॉट में आपको समझ में आ जाए कि इससे संबंधित ये उपनिषद, ये ब्राह्मण और ये आरण्यक है। तो देखिए, इसमें 2 ही नाम याद रखना होगा, ऐतरेय और कौशितकी। जब ब्राह्मण पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण बोल दीजिएगा। और जब आरण्यक आपसे पूछेगा तो वही ऐतरेय और कौशितकी बोलिएगा और आरण्यक बोल दीजिएगा। आरण्यक पीछे लगा देना है बस। 2 ही चीज़ याद रखना है, ऐतरेय और कौशितकी, और यही तीनों में इसका काम आ जाएगा आपका। तो इसमें याद करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, 2 नाम याद रखिए, ऐतरेय और कौशितकी। तो देखिए, इसका ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण 2 ही है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं, 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं ही, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, ये याद रख लीजिए। उसके बाद ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक आपसे पूछे तो इसमें भी 2 ही, ऐतरेय और कौशितकी आरण्यक। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद पूछे, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, ये सारे के सारे इसी से ऋग्वेद से संबंधित हैं। और बस यही 2 ही नाम याद रखना आपको है कि ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, तो आपको याद हो जाएगा। आप 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा ऐतरेय कौशितकी। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद अन्य अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, अलग अलग और भी चीज़ है जिसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इससे संबंधित जो है बस यही 2 हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग ऋग्वेदिक साहित्य की चर्चा कर लिए, और वैदिक साहित्य जो था उसमें क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग देखें। चूँकि ये वीडियो बड़ा ना बने, इसका रीज़न ये भी है कि बहुत से फैक्ट एक साथ आपको दे दिए जाएंगे तो शायद वो याद भी नहीं हो पाएगा। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको
अन्य जितने भी वैदिक साहित्य हैं उसकी पहले चर्चाएँ करेंगे और फिर उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो फिर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक दोनों ही काल के कर लेंगे तो हमारा वैदिक पीरियड समाप्त हो जाएगा। ये 2-3 चैप्टर जो है आरंभिक वो बड़े हैं और उसमें थोड़ा वीडियो भी लंबा जाएगा, इसके वीडियोज़ भी ज़्यादा बनेंगे, लेकिन बाद के चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन इससे सवाल भी ज़्यादा आता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, इसमें 1 मिनट में इसको बस रिवीजन इसका कर लें। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल को समझ लिए कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। इसके कालखंड को आपसे पूछे तो आप बताइएगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस दौर में ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं इनका जीवन जो था वो क्या था, अर्धघुमंतु रूप में। ये व्यवस्थित तरीके से नहीं, ये बाहर से आए और यहाँ आके अर्धघुमंतु रूप में जी रहे थे और इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन अस्थायी हो गया और इनका मुख्य पेशा क्या हुआ, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे। इस दौर में ये लोग कहाँ रहे, तो ऋग्वैदिक काल में ये लोग पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उत्तरी बिहार तक ये फैल गए। उसके अलावा ये जो ऋग्वैदिक काल में ये लोग कबीले और जन में रहते थे और उत्तर वैदिक काल में ये जन और जनपद में भी रहने लगे। इनका एकमात्र साहित्य ऋग्वैदिक कालीन साहित्य एकमात्र है कौन, तो ऋग्वेद है। और इन उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 3 वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए ऋग्वेद में हम इसकी भाषा क्या थी, तो वैदिक संस्कृत थी। ये पद में है, ये वेद त्रयी में शामिल है। इसके विशेषज्ञ को होत्री कहा जाता है या होता कहा जाता है। ये अग्नि देवता को समर्पित है। ये दोनों नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। फिर इसमें 10 मंडल हैं, 11 बालिकीन हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। ये 3 आपको याद रखने होंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम मंडल जो है इसमें कोई विशेष नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गृह संबद्ध ऋषि से संबंधित है जो कि पहले इंजीनियर थे, विश्व के पहले इंजीनियर यही थे। उसके बाद तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र से संबंधित और गायत्री मंत्र जो है सविता देवी को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव से संबंधित है और ये कृषि के बारे में चर्चा है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि, 6ठा भारद्वाज और 7वां वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है और इसी में दशरागी युद्ध की चर्चा है। 8वां मंडल और 9वां मंडल आपको याद रखना होगा। 8वां मंडल कण्व ऋषि से संबंधित है और इसमें महिला विदुषियों की चर्चा है। 9वां मंडल में सोम देवता से संबंधित ये मंडल है और इसी में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। इसमें चर्चा है 9वां मंडल में। 10वां मंडल से कोई ऋषि संबंधित नहीं है लेकिन इससे कई एक सूक्त संबंधित है जो कि महत्वपूर्ण है, वो देखिए। उसमें विवाह सूक्त है, इसमें प्रेम विवाह की चर्चा, पुरुरवा और पुरुमित्रा और विभेद के बीच प्रेम विवाह की चर्चा। सूर्य सूक्त में इसमें एक कन्या घर की धरोहर होती है, धरोहर होने के साथ साथ विनाश की संभावनाओं से युक्त अपरिचिता भी होती है, ये सूर्य सूक्त में है। सूर्य सूक्त में मांडुकी सूक्त में शिक्षा से संबंधित, वाक सूक्त में रस, छंद, अलंकार की चर्चा है। पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार शूद्र शब्द और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का चर्चा था। नदी सूक्त में आपका 19 नदियों की चर्चा जिसमें गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार। संवाद सूक्त में इसी में भारतीय नाटक की प्राचीनतम उत्पत्ति के बारे में चर्चा है और पूर्व मित्रा और वर्षी संवाद ये जो है कालिदास की विक्रमोवंशीय नाटक की जो रचना उन्होंने किया है वो इसी पर आधारित है। हिरण्यगर्भ सूक्त में ही बताया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी के बारे में। उसके बाद देखिए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। आरण्य कौन कौन से हैं, तो ऐसे ऐत्रेय और कौशितकी आरण्य, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी। तो ये आज का हो गया आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त। ऋग्वैदिक काल नहीं, ऋग्वैदिक साहित्य समाप्त। उसके बाद हम लोग ऋग्वेद के बाद हम लोग यजुर्वेद, सामवेद ऐसे करके आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले साहित्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।